नमस्कार, नई परख के गुफ्तगू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुफ्तगू कार्यक्रम में हम किताब के लेखक या संपादक से बातचीत करते हैं। मैं और धनंजय इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं और आज की इस कार्यक्रम में हम धनंजय तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके साथ-साथ हम अ, डॉक्टर नरेश गोस्वामी से बातचीत करेंगे, जो जल्द ही डॉक्टर बनने वाले हैं क्योंकि उनका वाइवा शायद 1 या 2 दिनों में है। नरेश जी से इसके बारे में हम कन्फर्म करेंगे, लेकिन उनकी पीएचडी काफ़ी प्रसिद्ध रही है, उस पर काफ़ी चर्चा होती रही है। लेकिन आज हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे वो उनकी पीएचडी से संबंधित नहीं है, बल्कि वो उनके द्वारा संपादित एक किताब से संबंधित है और उस किताब का शीर्षक है स्मृति शेष, स्मरण का समाज विज्ञान। और वो किताब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पहलुओं पर बातचीत की गई है जिसके बारे में आम तौर पर जो समाज विज्ञान है, उसमें भी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है और जो साहित्य की दुनिया या हिंदी की दुनिया है, उसमें उसे एक बहुत ही हम कहें श्रद्धा भाव वाली चीज़ के रूप में देखा जाता है। तो आखिर जब कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, अगर वो विद्वान है, अगर वो समाजशास्त्री है, अगर वो रचनाकार है, तो उसे हम कैसे याद करें? यह किताब इससे संबंधित है। इसके बारे में आगे धनंजय भी आपसे ज़्यादा बातों को शेयर करेंगे। लेकिन धनंजय और नरेश जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नमस्कार कहूँगा, आप दोनों लोगों का स्वागत है और आज की जो हमारी चर्चा है उस पर हम आगे बढ़ें, उसके पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं शायद पिछले कहूँगा कि 15 सालों से मैं नरेश जी को जानता हूँ, धनंजय को तो खैर उससे भी पहले से। तो नरेश गोस्वामी जी जो हैं वो हिंदी पट्टी जिसे हम कह सकते हैं या हिंदी का जो एक सार्वजनिक दायरा है उसमें काफ़ी जाना-पहचाना नाम है। यहाँ जो एक सर्वप्रसिद्ध जर्नल रहा है सोशल साइंस का प्रतिमान जो अभी भी निकलता है, उसके संपादन से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। ये कहानीकार भी हैं, ये लगातार स्तंभ भी लिखते रहे हैं अखबारों में और इन्होंने काँवड़ यात्रा के समाज विज्ञान के आस-पास अपनी पीएचडी की है। इन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबों का अनुवाद भी किया है जिसमें ग्रेनविल ऑस्टिन की बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसके अलावा सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट निवेदिता मेनन की प्रसिद्ध किताब का अनुवाद इन्होंने नारीवादी निगाह से शीर्षक से किया है। रिकवरिंग सबवर्जन जो निवेदिता मेनन की दूसरी किताब है उसका भी इन्होंने अनुवाद किया है और ये लगातार जो लेखन और चिंतन मनन की एक काम होता है उससे जुड़े हुए हैं और अभी ये अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के देसिक प्रोजेक्ट में एकेडमिक फेलो के रूप में काम कर रहे हैं। धनंजय हमारे साथ पुराने कार्यक्रम में हमेशा से जुड़ते रहे। असल में ये कार्यक्रम धनंजय ही संचालित करती जिनके साथ मैं जुड़ा रहता हूँ इस कार्यक्रम में। तो आगे इस कार्यक्रम में जो किताब है उसके बारे में बातचीत करने के लिए मैं धनंजय को आमंत्रित करूँगा। धनंजय। इसमें हम एक पुराने ज़माने का कैमरा देखते हैं और जहाँ पे फ़ोटोज़ हैं और जहाँ पे पेन हैं। शायद ये अभी देखने को ना मिले बहुत सारे लोगों को इंक पेन भी। तो एक अच्छा-सा ये बुक जहाँ तक ये बुक हमें बताती है ये जो सीएसडीएस से प्रतिमान जो जर्नल है उसमें जो कॉलम आता था और आता है अभी भी और उस उससे यह संकलन इस किताब में है। लेकिन ये किताब में सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो इसकी भूमिका है जिसको नरेश जी ने लिखी है 20 पेज की जो भूमिका है वह हमें इसके बारे में बहुत ही जिसको हम थिक डिस्क्रिप्शन बोलते हैं जिसके बारे में हमें एक इन्फॉर्म डिस्कशन बोलते हैं वो प्रदान करती है। इस किताब जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि इस तरह का इंट्रोडक्शन जनरली लिखा नहीं जाता है और इस तरह की किताब भी जनरली उपलब्ध नहीं होती है। तो इसके लिए इसके संपादक को बहुत मुबारकबाद कि इस तरह की किताब हमारे सामने और लाने के लिए। ये सिर्फ अगर हम देखें तो ये कलेक्शन ऑफ ऑबिचुरी नहीं बोल सकते हैं इसको या कलेक्शन ऑफ रिमेम्बरेंस नहीं बोल सकते हैं। इसमें जो नरेश जी अपने भूमिका में लिखते हैं वो मैं कोट करना चाहूँगा और वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो एक जिसको हम लिविंग डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, लिविंग दस्तावेज बोल सकते हैं, इस किताब का वो है।
ये अंतिम पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन का, और उसमें नरेश जी कहते हैं जो कि और यह कहते हैं कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ स्मृति का आशय व्यक्ति के स्मरण के बजाय उसकी सामाजिक बौद्धिक स्मृति से है। इसलिए यहाँ जन्म, शिक्षा, उपलब्धियों और मृत्यु के उल्लेखनीय ब्यौरे तो आते हैं, लेकिन स्मृति के रचनाकारों का जोर दिवंगत के वैचारिक सैद्धांतिक अवदान पर ज्यादा है। इस मायने में यह पूर्ण स्मरण नहीं, वैचारिक स्मरण है। यह किताब 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग अगर हम भूमिका को हटा दें तो उसमें पहले भाग में सामाजिक वैज्ञानिक विमर्श, जिसमें हम मौलिक संधान की बात करते हैं। दूसरे भाग में सृजन की बात की जा गई है, जहाँ पे साहित्य, आलोचना, भाषा और कला के बारे में, कला के क्षेत्रों से जो लोग रहे हैं उनके बारे में बात है। और तीसरा मोर्चे पर ज्ञान। कुल मिला के करीब करीब 41 आर्टिकल और लेख इसमें हैं। और एक तरह से इस तरह का संकलन हमें देखने को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जो जिन लोगों ने यह लेख लिखा है या जो जिन उन वो लोग खुद ही उस क्षेत्र के भी जानकार हैं। और वो और जब वो लिख रहे हैं, जब मैं पढ़ रहा था उनके लेख, जो जो हमारे बीच में नहीं रहे उनके बारे में, तो वो एक तरह का एक डायलॉग चल रहा है, एक एंगेजमेंट चल रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हेजियोग्राफिक बात की जा रही है, लेकिन जो अनूठा चीज है, जो 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 उस व्यक्ति का योगदान है, वैचारिक योगदान है, वो उसका पास्ट भी है, उसका प्रेजेंट भी है। तो ये पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जो राइटर हैं, जो 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 नहीं रहे उनके बारे में लिख रहे हैं, वो एक अजब सा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंथेसिस प्रेजेंट करता है। तो मैं पूरी बात मैं अपनी बात यहीं खत्म करना चाहूंगा, और मेरा कोई उद्देश्य इस किताब को समराइज करने का नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको पढ़िए। ये पढ़ने के साथ साथ एक मेथोडोलॉजिकल इंट्रोस्पेक्शन और मेथोडोलॉजिकल इनोवेशन भी है कि हम किसी के बारे में जब लिख रहे होते हैं तो क्या करते हैं। तो जनरली जो सोशल साइंसेस की पद्धति है उसको हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं। यहाँ पे वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं है, सिर्फ ये प्रेजेंट और पास्ट के बीच में एक और ऑथर हैं जो दूसरे ऑथर के साथ डायलॉग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस किताब को जो भी दर्शक देख रहे हैं जरूर पढ़िए। और मैं इसी के साथ नरेश जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि अपने पहले प्रश्न के साथ। अ, पहला प्रश्न नरेश जी यह है कि स्मरण के सामाजिक विज्ञान का तात्पर्य क्या है? आप दर्शकों को इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, धनंजय भाई, ये इसमें मैं कहूँगा कि इस सवाल का एक बीज शब्द है वाकफियत या परिचय। तो आमतौर से होता यह है कि संस्मरण में आप व्यक्ति को जानते हैं, जो जो विद्वान है या जिस व्यक्ति के बारे में आप लिख रहे हैं, उससे एक सघन परिचय होता है। तो उसके साथ और हम उस कोण से फिर उस व्यक्ति के बारे में लिखते हैं। यहाँ स्मृति शेष के पीछे जो विचार रहा है वो यह नहीं रहा है कि हम उस व्यक्ति को निजी तौर पर जानते थे कि नहीं, बल्कि एक विद्वान के रूप में उसकी क्या उपस्थिति रही है। तो ये परिचय नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का योगदान क्या है, उसका अवदान क्या है। ये इस अर्थ में हम इसको स्मरण का समाज विज्ञान कह रहे हैं कि इसमें एक दूरी बरती गई है। केंद्र में है उस व्यक्ति का कृतित्व, लेखन, उसके सूत्रीकरण, उसका अवदान। जी, अनम्यूट करिए कमल अपने को। और मैं इतने लंबे समय से बोल रहा था और किसी ने अनम्यूट करने के लिए नहीं कहा, लेकिन ठीक है। तो
धनंजय, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक सवाल नरेश जी से पूछना चाहूँगा, इसके बाद आप अगला सवाल पूछ सकते हैं। जैसे हमारे दर्शक भी इस बात से परिचित होंगे कि ये कोई नई बात नहीं है कि जब इस दुनिया से कोई जाता है, ख़ास तौर पे कोई विद्वान व्यक्ति, तो उसके बारे में अलग-अलग पत्र-पत्रिकाओं में आलेख छपते हैं और उसके काम की काफ़ी प्रशंसा भी होती है या कई बार आलोचनात्मक मूल्यांकन भी होता है। तो ये जो एक पूरी पद्धति है, जो कि पहले से विद्यमान है, अगर हम उसको, और जैसा कि धनंजय ने भी सवाल किया कि जो सोशल साइंस के दायरे से जब देखते हैं, तो उसमें ऐसा कौन-सा फ़र्क आ जाता है, जिस पर कि हमारे पाठकों को, जो कि अभी दर्शक हैं, जो किताब पढ़ेंगे, उनको भी नज़र रखनी चाहिए। उनको भी इस बात की शिनाख्त करने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये वो कारक हैं, जो इसको एक समाज विज्ञान में तब्दील कर रहे हैं और हमें इस नज़रिए से इस विद्वान को या इस समाज विज्ञानी को देखना चाहिए। हम्म। अ, यहाँ हमारा मानना ये है कि जो सामान्य संस्मरण जो होता है, तो उसमें हम विद्वान के, स्कॉलर के, या जो एक रचनाकार है, उसके जीवनगत प्रसंगों पर ज्यादा ध्यान रहता है। यहाँ फर्क यह है कि हमने इस बात पर ज्यादा फोकस किया है कि उस व्यक्ति का के उत्तर जीवन की लोकप्रियता का या महत्व का आधार क्या है। तो यानी उन्होंने जो कहा है, मतलब वह नहीं जो उनके बारे में कहा गया है, उस व्यक्ति ने अपने लेखन में, अपनी किताबों में, अपने सिद्धांतों में जो कहा है, वहां फोकस है। तो यहाँ जीवनगत प्रसंग महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो वो संस्थाओं के बारे में, विचारों के बारे में क्या कहा है, और उससे हमें क्या नया देखने की एक दृष्टि मिलती है। तो फोकस का एक फर्क है, मतलब उसके प्रसंग महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये कहें कि वो छोड़ के क्या गए हैं और वो किस तरह से हमारे सार्वजनिक जीवन को या विमर्श को समृद्ध करता है। ये है केंद्र में चीज। एक चीज़ ये भी है कि क्या हम ये कहें कि इस तरह का जो लेखन है, उसमें ऑब्जेक्टिव होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? यानी कि अगर मैं किसी विद्वान के बारे में लिख रहा हूँ, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो हम्म। क्या मैं उनको जान रहा हूँ, तब मैं बेहतर लिख पाऊँगा? या फिर मैं उनको नहीं जान रहा हूँ और मैंने एक तरीके से उनके काम को देखा और प्रस्तुत कर दिया? तो दोनों में से कौन-सी पद्धति आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर है, किसी के स्मृति के बारे में लिखने के लिए? इसमें कमल जी फर्क ये है कि जब हम एक साहित्यिक संस्मरण लिखते हैं, तो उसमें रस महत्वपूर्ण है कि वो पढ़ने में अच्छा लगे और उसमें एक रुचि बरकरार रहे। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि खास ढंग के का एक फासला मेंटेन करना होता है। आप जिसको ऑब्जेक्टिविटी कह रहे हैं, कि हम उस उस विद्वान को, उस समाज वैज्ञानिक को थोड़ी दूर से देख रहे हैं, और उस दूरी का मायने ये है कि हम उसके विचारों पे, उसके परिप्रेक्ष्य पे ज्यादा केंद्रित हैं। तो ये तो संभव है कि इस तरह का लेखन थोड़ा नीरस हो। एक जो साहित्यिक संस्मरण हम मानते हैं, उसके मुकाबले ये थोड़ा ठस हो, या लोग कहें कि ठस है, कि नीरस है। लेकिन क्योंकि इसका इसका फंक्शन भिन्न है। इसका फंक्शन ये है कि कैसे हम एक दौर के विचार को, यानी उस खास कालखंड में जब वो विद्वान सक्रिय रहा है, उन जो जो विचारों की वो पूंजी है, उसको कैसे अग्रसारित करें, उस नए दौर में हम कैसे लेके जाएं। तो यहाँ बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी की बेहद दरकार है कि आप थोड़ा दूर से देखें, और महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो पढ़ने में कैसा लग रहा है, उसमें रस है कि आनंद है कि नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने जो काम किया है वो हमारी जो सार्वजनिक समकालीन स्मृति में है कि नहीं है, और उसको किस ढंग से वो प्रभावित करता है या उससे किस तरह संवाद करता है।
जी, धनंजय आप सवाल करें। ओके, हाँ, नहीं अनम्यूट अनम्यूट हैं आप। ये अ, इसमें एक एक और भी चीज़ जो बहुत ही अच्छी है, यह है कि और वो ईपीडब्ल्यू ने भी शुरू किया था कि पहले क्या होता था कि जो संस्मरण लिखे जाते थे वो बहुत छोटे भी होते थे और बहुत बड़े नहीं होते थे। इसमें काफ़ी इस पत्रिका के माध्यम से और इस बुक में उसमें काफ़ी सोच समझ के और एक शब्दों को कम करने का आह्वान नहीं है इसमें, जितना आप उनके बारे में बता सकते हैं, बता पाए हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से इसमें निकल के आ पाया है। मेरा जो दूसरा प्रश्न ये है कि मतलब मेथोडोलॉजिकली क्या क्या हम स्मृति लेख और मृत्यु लेख के बीच में अंतर कर पाते हैं? कई बार दोनों में क्या फ़र्क है या क्या कोई फ़र्क है भी कि नहीं है? अगर आम साधारण पाठक ये जानना चाहे तो? जी। मैं ये मानता हूँ कि स्मृति एक अविशेष और ज्यादा व्यापक पद है कि स्मृति से कोई किसी एक निश्चित चीज का बोध नहीं होता, जबकि जैसे ही हम उसको श्रद्धांजलि लेख या मृत्यु लेख हम कहते हैं, तो यानी वो उस स्मृति का एक चयनित पक्ष है। हुँ, स्मृति जो एक ज्यादा बृहत्तर एक 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 परिघटना है या एक विचार है। और जब हम श्रद्धांजलि लेख की बात करते हैं, तो इसका मतलब उस स्मृति से छांट के हमने और सिलेक्टिवली कुछ लिखा है, तो वो चयनित पक्ष है। मैं ये मानता हूं कि दोनों में फर्क यही है कि एक ज्यादा व्यापक एक संरचना है और श्रद्धांजलि लेख मतलब स्मृति मूलक तो वो है, लेकिन वो उस स्मृति से चयन किया गया है, एक खास ढंग का इंतखाब किया गया है कि ये पहलू हम रखते हैं। स्मृति एज सच नहीं और समग्र नहीं। जी। अ, मैं अगले प्रश्न से पहले मैं कमल के अगले प्रश्न से पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा इस पुस्तक के बारे में, कि इस पुस्तक का स्मरण का समाज विज्ञान तो है, लेकिन इसमें बहुत सारे जो लेख हैं वो सोशल साइंसेज जिसको हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी से डिफाइन करते हैं, वो लेख अ, या जो लेखक अब हमारे बीच नहीं रहे वो सोशल साइंसेज के नहीं थे, वो लिटरेचर के थे, आर्ट्स के थे, हिंदी लिटरेचर के थे और सोशल साइंस के अलावा जो भी एक वर्ड है उसको रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन उनको भी अगर हम यह पुस्तक सोशल साइंस के नज़रिए से देखने की कोशिश करती है, और एक जो सेक्रेटेरियन ऑब्ituary राइटिंग होती थी कि एक एक डिसिप्लिन का है, वही डिसिप्लिन के लोग लिखेंगे, यार एक खास तौर के जो लेखक हैं उन पे खास तरह के लोग लिखेंगे। यह किताब या पुस्तक और जो लेख छपे प्रतिमान में वो तोड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कमल आपका प्रश्न। नहीं, मेरा उस तरीके से कोई प्रश्न नहीं है। शायद नरेश जी इस चीज़ का जवाब दें कि क्यों उन्होंने इनको भी शामिल किया? क्या वो इस तरीके से वो मानते हैं कि साहित्यिक व्यक्ति पे एक अलग तरीके से विचार किया जा सकता है? लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से रखना चाहूँगा कि अगर हम आपसे ये कहें कि आप इस पुस्तक में से 1 या 2 जिसको कि आप बहुत ही उत्कृष्ट स्मृति लेखन, स्मृति शेष के रूप में देख रहे हैं, अगर आप उसको चयनित करें, तो आप कुछ अगर उदाहरण दें तो और ज़्यादा जो पाठक हैं, जो भविष्य में इसको पढ़ेंगे, उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। हालाँकि एक संपादक को सारे लेख उतने ही प्रिय होते हैं, पर फिर भी अगर एक सवाल के रूप में मैं आपसे रखूँ तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, मैं दूरी बरतूंगा इस मामले में, क्योंकि जो इस किताब के मेरे कंट्रीब्यूटर्स हैं, मतलब उन लोगों ने अपना मतलब इसमें सर्वोत्तम दिया है। तो मैं अलग से चयन करके ये बात ये अन्यायपूर्ण होगा कि मैं कहूँ कि कुछ एक बेहतर है, क्योंकि ये जब सारा मतलब एक संकलन बन चुका है, तो उस संकलन में हमने वो सब लिए हैं, तो ये मानते हुए कि एक न्यूनतम स्तर तो है सबका, और ये ठीक नहीं होगा। मतलब ये बात तो ठीक है कि कई
सारे जो इसमें लेख हैं, मैं बल्कि अपने के बारे में ये बात बोल सकता हूँ कि कई कई जगह मुझे लगा है जो मैंने लिखे हैं कि वो शायद उस स्तर पे नहीं पहुंच पाए। मतलब कुछ ठीक है और कहीं जो है वो पैची है, एक एक हल्कापन है, या शायद वो जितना उनको पकाव चाहिए था, जितनी तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। लेकिन बाकी के बारे में मैं नहीं कहूँगा, और डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है ये। जी। एक चीज़ जो मुझे इस किताब के बारे में लगती है, और वो ये है कि इस किताब में हम ये भी देख सकते हैं कि जो लेख या जिनके ऊपर स्मृति शेष लिखा गया है और जिन्होंने लिखा है, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि पहले से उस व्यक्ति को जान रहे होते हैं। जैसे कि नवज्योति सिंह के बारे में अविनाश झा ने लिखा है, और वो उनके साथ पीएचडी कर रहे थे, अविनाश झा। आदित्य निगम ने जावेद आलम के बारे में लिखा है, जिनके साथ उनका एक लंबा जुड़ाव रहा। हिलाल अहमद ने रणधीर सिंह के बारे में लिखा है, जो कि व्यक्तिगत संबंध में हिलाल जी का उनके साथ रहा है। मुकुंद लाट के बारे में शैल मायाराम ने लिखा है, जो उनसे काफ़ी नज़दीक रूप से जुड़ी हुई हैं ही। उसी तरीके से सुरेश शर्मा के बारे में जब इन्होंने लिखा है, शैल मायाराम ने, तो दोनों लोग एक लंबे समय तक सीएसडीएस में काम करते रहे हैं। और कई ऐसे लेख हैं जहाँ पर जो लेखक है वो बिल्कुल ही जिसके बारे में वो लिख रहा है, उसको सिर्फ किताबों के द्वारा या लेखों के द्वारा जानता है। मिसाल के तौर पर नरेश जी ने जो लिखा है स्टुअर्ट हॉल के बारे में, उसको हम रख सकते हैं। और भी इस तरीके के नाम है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर लोग जान रहे हैं, यानी कि बजरंग बिहारी तिवारी के द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि पर लिखा गया, अर्चना वर्मा के द्वारा राजेंद्र यादव पर लिखा गया, इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जहाँ मतलब कुल मिलाकर जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये इस किताब की खासियत है कि इसमें ऐसे लोगों के जो स्मृति शेष लेखन है उनको शामिल किया गया है, जिसके बारे में लिख रहे हैं उसको लंबे समय से जान रहे हैं, शायद पूरे जीवन भर उनको जानते रहे हैं, या 10-20 साल 25 साल का साथ रहा है। और कुछ ऐसे लेखन भी हैं जहाँ पर जो लेखक हैं वो बहुत ही दूर से उसके लेखन के थ्रू उस व्यक्ति को जान रहे हैं, उस विद्वान को जान रहे हैं। तो दोनों ही एक अलग तरह की अनुभूति देते हैं। और जहाँ तक मैंने इन चीज़ों को पढ़ा है, उसमें मुझे ये लगता है कि वो चीज़ें, और हो सकता है कि नरेश जी इसके बारे में कोई टिप्पणी करें, कि वो लेखन मुझे ज़्यादा रोचक लगा जहाँ पर जो लेखक है वो व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को जान रहा था। मुझे लगता है कि थोड़ा उसमें थोड़ी सघनता ज़्यादा आ पाई, और जहाँ वस्तुनिष्ठता की बात आई, वहाँ पर एक तरह की वस्तुनिष्ठता रही, लेकिन वो सघनता, जो संबंधों की सघनता होती है, वो थोड़ी पीछे छूट गई। तो क्या आपको ये लगता है कि जब हम स्मृति शेष लिखते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, तो वो एक परिचित होना एक ज़्यादा रोचक चीज़ों को बना देता है, जहाँ पीछे मुड़कर आप उस व्यक्ति की छोटी-छोटी बातों को भी याद करते हैं, फिर उसके सैद्धांतिक सूत्रीकरण के बारे में कुछ बातें करते हैं? तो ये शायद मेरे पहले प्रश्न का एक बार फिर से दोहराव है, लेकिन मैं इस पे लगातार सोचता रहा हूँ कि क्या इस तरह का स्मृति लेखन करने की ज़िम्मेदारी उस व्यक्ति को देना ज़्यादा बेहतर है, जो श्रद्धा से ना भरा हो, लेकिन जो उसको जानता हो, जो उसके बारे में थोड़ी हमदर्दी के साथ देख सके। क्या ये कहा जा सकता है? नहीं, ये सवाल महत्वपूर्ण है। और मैं इसके बारे में एक बात कहूँगा कि असल में जब आपका परिचय होता है या कोई आत्मीय संबंध आपका होता है लेखक के साथ, रचनाकार या विद्वान के साथ, तो क्योंकि वहाँ भावनात्मक पक्ष बहुत प्रबल होता है और उसमें कई तरह के ऐसे आसंग होते हैं उस बातचीत में या उस स्मरण में, जो उस लेख को या इस तरह के लेखन को ज्यादा रोचक बना देते हैं। ये बात है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये एक शाश्वत किस्म का एक अंतर रहेगा। ये मतलब उसमें होता क्या है कि मैं इसको इस तरह से देखता रहा हूँ कि एक एक विद्वान जब इस दुनिया में नहीं रहता और भौतिक रूप से नहीं रहता, दिवंगत जो है, तो उसका जो उत्तर जीवन है वो उसके जो उसकी जिंदगी के जो प्रसंग है वो वहां से तय नहीं होता। वो बाद का जो जीवन है उसका, वो इस बात से तय होता है कि उसने अपने पीछे विमर्श के रूप में, विचारों के रूप में, सूत्रीकरणों के रूप में क्या छोड़ा है और बहस को किस ढंग से बढ़ाया है, या बाकी जो लोग हैं
जो 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 उनके बाद की पीढ़ी है या बाद के जो लोग काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में, वो उससे कैसे एंगेज करते हैं। तो इसमें आपकी बात सही है कि जब हमारा किसी व्यक्ति के साथ परिचय होता है और लंबा परिचय हो, तो उस संस्मरण का टेक्सचर कुछ अलग होगा और संभव है कि वो वो ज्यादा रुचिकर हो, भावनात्मक रूप से वो ज्यादा जो है हमें संपूर्ण लगे। लेकिन यहाँ फर्क है कि कि हम उनसे उम्मीद क्या कर रहे हैं। हम इस तरह की किताब से या इस तरह के लेखन से उम्मीद ये करते हैं कि जिन जिन विद्वानों का, जिन लोगों का स्मरण किया गया है, जब वो नहीं रहे तो उनकी मौजूदगी जो उनके विचारों के माध्यम से जो अब हमारे बीच में, वो कैसे फलदायी है, वो कैसे महत्वपूर्ण है या कैसे अर्थपूर्ण है वो। तो थोड़ा मतलब इसमें हमें ये मानना होगा कि इस तरह का लेखन मतलब उसको ये कह सकते हैं कि भावनात्मक भावनात्मक पक्ष उसका कमजोर होता है, और या ये कहें कि उसका फंक्शन भिन्न है, मतलब उसका उद्देश्य भिन्न है। धनंजय, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये मेरा अंतिम प्रश्न ये है, और ये किसी भी संपादक के लिए एक मुश्किल ही होता है कि ये इतने सारे लेख को पहले हम कैसे सीरियलाइज करें और किस क्रम में दें, और दूसरा उसको कैसे कई भागों में बांटें। तो इसी संदर्भ में है, और ये हमारे पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि इस पुस्तक में लेखों, सारे लेखों को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड जो है वो सामाजिक वैज्ञानिक विमर्श यानी मौलिक संधान का है। दूसरा जो है सृजन साहित्य आलोचना भाषा कला का है। तीसरा जो है मोर्चे पर ज्ञान। इससे, इस डिवीजन से अगर हम समझें तो स्मृति के सामाजिक विज्ञान में क्या फर्क पड़ता है? क्या इस डिवीजन से, या जो इस क्षेत्र में जो लिख रहे हैं वो क्या, अगर मान लीजिए कोई जिन्होंने कला या साहित्य आलोचना भाषा कला में जिन पे लिखा है, अगर वो सामाजिक वैज्ञानिक विमर्श में लिख रहे होते या मोर्चे पर ज्ञान वाले सेक्शन में किसी के ऊपर लिख रहे होते, तो क्या कुछ परिवर्तन आता, या एक ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। दूसरा, कई पाठक ये पूछ सकते हैं कि तीनों जो टाइटल हैं, पहला दूसरा तीसरे भाग का, वो जुड़े हुए ही हैं। जैसे सामाजिक वैज्ञानिक विमर्श में भी मोर्चे पर ज्ञान होता है। तो जब आप ये जब एक डिवीजन आप कर रहे थे, तो क्या इसके पीछे उद्देश्य क्या था, और आप कैसे इस पे पहुंचे, इस इनके डिवीजन के नेमिंग पे या नोमेनक्लेचर पे? इसके पीछे आइडिया तो ये था कि जो ये जितने लेख थे और माने प्रतिमान में जो प्रकाशित हुए थे तब तक, तो उसमें क्योंकि हमने 3 प्रकार की श्रेणी बनाई कि जिनका लेखन एकदम शुद्ध रूप से उस समाज विज्ञान से वास्ता रखता है, लेकिन इसमें जो मैंने साहित्य से संबंधित लोग भी हैं, कलाओं से संबंधित लोग भी हैं, थिएटर से संबंधित लोग भी हैं, और एक श्रेणी है जो जो एक्टिविस्ट है। तो मतलब एक तरह से चयन का एक वर्गीकरण की बात जो है हमें लगी कि ये जरूरी है शायद कि हम इसको अलग अलग करें, तो ताकि एक तो पढ़ते हुए आसानी रहे और एक वर्गीकरण साफ हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये 3 जो खाने हमने बनाए हैं, जो 3 वर्ग बनाए हैं, ये मैं नहीं कहूंगा कि इससे, जो आपका पहला जो सवाल था, मतलब इसका ही जो मूल प्रश्न है कि इससे उसके समाज विज्ञान पे क्या फर्क पड़ता है। असल में मैं फिर जो अब तक कह रहा हूं उसको ही फिर दोहराऊंगा
मतलब हम कहेंगे कि यहाँ यहाँ समाज विज्ञान असल में एक स्ट्रक्चरिंग आइडिया है कि हमारी कोशिश ये है कि जो काम हुआ है उसको हम एक तरह से वस्तुनिष्ठ रूप से जो उसका मतलब ये कहें कि एक तो एक आत्मीय बात है, एक विचार है, आंतरिक बात है। और हम यहाँ जो हम कह रहे हैं वो ये है कि वो एक बाहर की जो दुनिया है, बाहर की संस्थाएं हैं, बाहर के जो विचार हैं, उनके बारे में हम बात कह रहे हैं। तो यहाँ समाज विज्ञान की सेंस ये है कि हम एक ऐसी चीज सामने रख रहे हैं जो ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके विचार, उनके सूत्रीकरण, उनकी बातें, उनकी बहस। तो जो समाज विज्ञान का जो आइडिया है, मतलब इसको मैं बहुत सटीक ढंग से ये नहीं कहेंगे कि हम समाज विज्ञान ही कर रहे हैं इसमें, बल्कि समाज विज्ञान की एक तरह से जो एक पद्धति है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि दूर से देखें और उसका एक तरह से लेखा जोखा इस ढंग का हम सामने लाएं कि जहां जहां सिर्फ ये नहीं है कि ये व्यक्ति आपके लिए क्या महत्वपूर्ण था, ये व्यक्ति बाहर इस दुनिया के लिए इन जो जो वैचारिक जगत है ये वहां कैसे महत्वपूर्ण है। तो तो मतलब अगर ये तीन वर्गीकरण है और और आपका जो सवाल है कि क्या ये करने से इसके समाज विज्ञान होने पे कोई फर्क पड़ता है, तो एज सच नहीं पड़ता, लेकिन हमारा कहना है कि वो इसका स्ट्रक्चरिंग प्रिंसिपल है। हमने कोशिश की है कि हम इन लोगों के बारे में कुछ ऐसा लिखें जिसको एक जगह अगर हम संघनित करें तो हम ये बात पाए कि हाँ हाँ ये व्यक्ति, इसका जो उत्तर जीवन है वो ये है, ये बहस ये है, और जो और बड़े हमारे दौर की जो बहस है कैसे इनके विचार वहां से जुड़ते हैं। ये जो मूल ख्याल था इसका। धनंजय, और आप कुछ पूछना चाहेंगे? पूछना नहीं चाहूँगा, मैं एक सुझाव चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे संपादकों के सामने यह बहुत डिफ़िकल्ट चॉइस होता है। आप अचानक कॉल आता है और आप ये प्रसिद्ध विद्वान नहीं रहे, तो आप उनको पढ़े हैं इसलिए आप उन पे एक लेख लिखिए। दूसरी तरह के भी संपादक होते हैं जो ये कहते हैं आप उनको जानते हैं इसीलिए आप उन पे लेख लिखिए। तो इसका बैलेंस कैसे बनाएं हम पढ़े हैं या हम जानते हैं? नहीं, ये तो मतलब एक खास ढंग की स्थिति है, बल्कि इसको कहें कि सौभाग्य की बात है कि आपने जिनको पढ़ा है उनको जानते भी हैं, या आप जिनको जानते हैं उनका अध्ययन भी किया है। और ये संयोग मतलब अगर है तो मैं फिर मानता हूं कि फिर ऐसा व्यक्ति जो स्मृति शेष लिखेगा वो कमाल का होगा, वो बहुत बढ़िया होगा कि आपने उनको स्कॉलर के रूप में पढ़ा है और आप उनको व्यक्ति के रूप में भी जानते हैं और विचारक के रूप में भी जानते हैं। तो निश्चित रूप से जो इस ढंग का लेखन होगा वो ज्यादा माने बेहतर भी, वो रुचिकर भी होगा और ज्ञानपूर्ण भी होगा। ये बात तो तय है। कमल, आप? नहीं, मेरी तरफ से कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं यह ज़रूर कहूँगा कि यह किताब, चूँकि इस किताब के बनने की प्रक्रिया से भी मैं जुड़ा रहा हूँ, और इसमें कुछ जो स्मृति शेष लिखने का मौका मुझे भी मिला, और ज़्यादातर बहुत लेख लेख हैं इसमें आपके इसमें। गोस्वामी जी ने ही लिखा है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आदित्य निगम से लेके शैल मायाराम तक और गरिमा श्रीवास्तव, बहुत सारे जो विद्वान हैं उनके लेख इसमें हैं। तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए एक गर्व की अनुभूति हो सकती है कि उसका भी लिखा हुआ इस पुस्तक में है। तो ये किताब काफ़ी मेहनत से नरेश जी ने बनाई है, और इसमें जो जैसे धनंजय ने आरंभ में कहा कि इसकी जो प्रस्तावना है वो अपने आप में एक तरीके से समाज विज्ञान के हर विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए, साहित्य के हर विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए, जिससे कि वो एक अलग तरीके से इस एक विधा को देख सकता है, जिसमें हम उन व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे। वो सिर्फ एक श्रद्धांजलि का गीत ना होकर उनके पूरे काम का किस तरीके से एक निरपेक्ष भाव से मूल्यांकन हो सकता है, वो ये किताब बताती है।
तो ये एक छोटी-सी टिप्पणी धनंजय मैं करना चाह रहा था। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ठीक है और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर सकते हैं। नहीं, नहीं, मेरे पास अभी मेरे पास जो भी था मैंने कह दिया, और मैं यह आग्रह करूँगा सभी से कि इनको पढ़ा जाए। एक्चुअली अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप एक लेख में 2 व्यक्तियों को पढ़ रहे होंगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर 41 लेख हैं तो आप 82 लोगों को पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वो 2 लोगों के एक एक सिंथेसिस होगा थॉट का। तो वो आपको और भी पढ़ने के लिए आपको मजबूर करेगा कि इसके बारे में और भी जाना जाए। और आप जब ये पढ़ रहे होंगे तो ये मत समझिए कि ये समरी है किसी भी स्कॉलर के लाइफ का। लाइव वर्ड का समरी नहीं है। ये उसके उस उस स्कॉलर के लिए एक वेंटेज पॉइंट प्रदान करता है। तो एक वेंटेज पॉइंट के तौर पे आप पढ़िए इसको, आप समरी मत खोजिए, क्योंकि वेंटेज पॉइंट भी होना बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे आप स्कॉलर के लाइव वर्ड को 30, 40, 50 साल के कामों को आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। और ये भी है कि ये ऐसी पुस्तक ज़रूर है जो मुझे लगा इस किताब को देखकर कि आप अगर आपको लगता है कि अच्छा अभी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने के मूड में नहीं हूँ, तब भी आप बहुत आसानी से इससे जुड़ाव कायम कर सकते हैं। बहुत सारे जो लेख हैं अ, ज जैसा मैंने नाम लिया वो उसमें और जैसा धनंजय ने भी कहा उसमें संक्षेप में ही जिसको गागर में सागर भरना कहते हैं वो है और भाषा काफ़ी अच्छी है जिससे कि आप एक निश्चित समय में एक एक तैयारी कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि मोटे तौर पर एक विद्वान जो इस दुनिया में नहीं रहा उसने किस तरीके से अपने रचना संसार को गढ़ा था और फिर आप उससे वहाँ से उस विद्वान की तरफ आगे जा सकते हैं, उसके बाकी लेखन की तरफ। तो इस लिहाज से किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है। नरेश जी आखिर में अगर आप 2 शब्द कहें तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। नहीं, बहुत बढ़िया बातचीत रही। मैं लेकिन मतलब एक चीज स्वीकार करना चाहता हूँ कि शायद मैं इस पूरी बातचीत के दौरान लगभग एक ही बात कहता रहा हूँ, मतलब उसे भिन्न भिन्न रूप में कहता रहा हूँ। और पर वो थी मैंने उसका कारण भी ये था कि जो मैं बार बार ये बात बोलता रहा कि ये एक खास ढंग का एक दस्तावेज है और ये संस्मरण से भिन्न चीज है, और इसको समाज विज्ञान हम इसलिए कह रहे हैं कि हम एक दूरी और फासले के साथ बात कर रहे हैं। तो आ, मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि शायद मैं लगभग दोहराता रहा हूँ, और ये आप बताएंगे कि बात साफ हो पाई कि नहीं। नहीं, मुझे तो लगता है कि काफ़ी रोचक बातचीत रही और काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपके विचारों से और अब मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी यही महसूस करेंगे और इस कार्यक्रम को धनंजय आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें? ठीक है, तो आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम अगले अंक में मिलेंगे और इसी तरीके से किसी पुस्तक के लेखक या संपादक के साथ उस उनके द्वारा संपादित या उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक पर बातचीत आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप सबसे यह अनुरोध है कि आप नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कार्यक्रम को देखें और और भी लोगों को जो विद्यार्थी हैं, जो रिसर्चर हैं, उनको इस कार्यक्रम के बारे में बताएँ ताकि यह कार्यक्रम और इस पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो और ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नरेश जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धनंजय आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।